चलो आज हम चर्चा करते हैं गैसों की दरों में विलेयता। कल हमने पढ़ा था ठोसों की द्रव्य में विलेयता। आज का टॉपिक खूब महत्वपूर्ण है, गैसों की द्रव्य में विलेयता। आपके हेनरी का नियम, राउट का नियम इसी सिद्धांत पर आधारित है, गैसों की द्रव्य में विलेयता से संबंधित है, तो इसको महत्वपूर्ण है। इसमें देखो, द्रव में गैसों की विलेयता को अवशोषण गुणांक के द्वारा व्यक्त करते हैं। द्रव में गैसों की विलेयता को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? अवशोषण गुणांक। कोई गैस कितनी घुली द्रव में, वो किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? अवशोषण गुणांक। यदि अवशोषण गुणांक का मान अधिक होगा तो वो गैस उस द्रव में अधिक विलय होगी। याद हो गया? यदि किसी गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होगा तो वो उस द्रव में अधिक विलय होगी। अब अवशोषण गुणांक की परिभाषा देखो। अवशोषण गुणांक निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर, ताप तो क्या हो? निश्चित, और दाब कैसा हो? वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, विलायक के निश्चित आयतन में, विलायक का आयतन भी क्या हो गया? निश्चित। निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप व दाब पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। एक बार पुनः सुन लो परिभाषा। निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप व दाब पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। अच्छा, तीन बातें याद रखोगे इसमें। एक तो निश्चित ताप व वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक का निश्चित आयतन हो गया। फिर दूसरी क्या याद रखोगे? उसमें घुली हुई गैस का आयतन, उसमें घुली हुई गैस का आयतन, और वो आयतन किस पर हो? मानक ताप व दाब पर, मानक ताप व दाब पर। ये किसकी परिभाषा होगी? अवशोषण गुणांक। इसको अवशोषण गुणांक को इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं, किसी गैस का मिलीलीटर में आयतन या सेंटीमीटर क्यूब में आयतन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिलीलीटर जल में घुला हो, उसे अवशोषण गुणांक कहते हैं, उसे अवशोषण गुणांक कहते हैं। चलो अब देखो, गैसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे ठोसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक ये थे ना, उसी तरह ये हैं गैसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। एक तो हो गया हमारा विलायक, और एक क्या हो गया? विलय। विलायक तो क्या है? द्रव, और विलय क्या है? गैस। विलय क्या है? गैस। यदि किसी गैस को द्रव में घोलते हैं या विलायक में घोलते हैं, तो यदि वह उससे क्रिया कर ले या वह गैस आयनित हो जाए तो वो गैस अधिक विलय होगी। एक बार पुनः सुनो। जब किसी गैस को द्रव्य में घोलते हैं तो वह या तो उससे क्रिया कर ले और या वह गैस आयनित हो जाए तो वो अधिक विलय होगी। तो आप क्या कह दोगे? गैस की प्रकृति। यदि वो गैस उस विलायक के साथ या तो क्रिया कर ले या फिर आयनीकृत हो जाए तो अधिक विलय होगी। कौन सी गैसें हैं ऐसी? देखो, जो गैस विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती है, क्रिया करके क्या बनाती है? यौगिक बनाती है, या विलायक में आयनीकृत होती है, वे विलायक में अधिक घुलनशील होती हैं, तो वो गैसें अधिक घुलनशील होती हैं। उदाहरण देखो, जैसे NH3, अमोनिया, HCl, HBr, SO2, CO2 आदि गैसें जल में अधिक घुलनशील हैं। क्यों हैं ये अधिक घुलनशील? ये अमोनिया है NH3, इसकी क्रिया करवा दी H2O से, तो ये बन गया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखो आयनित हो जाता है, ये NH4 अमोनियम बन गया और ये OH
OH माइनस हाइड्रोक्सी आयन। तो इस तरह से NH3 जल में अधिक विलय है। अब दूसरी तरफ देखो, वे गैसें जो जल के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती, द्रव्य में कम घुलनशील होती हैं, द्रव्य में कम घुलनशील, जैसे H2, O2, N2 आदि गैसें द्रव्य में कम घुलनशील है। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये पानी में या द्रव में घुलनशील है पर कम घुलनशील है, और ये इसके साथ कोई यौगिक नहीं बनाते। इसी जो जल में जो घुली हुई ना ऑक्सीजन, इसी को लेके समुद्री जीव जंतु हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं। तो वो गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती, द्रव में कम घुलनशील होती हैं, जैसे H2O2 N2 गैसें द्रव में कम घुलनशील होती हैं। अच्छा, एक इसके इम्पोर्टेंट लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जिन गैसों के अवशोषण गुणांक अधिक होते हैं वे गैसें अधिक विलय होती है। खूब इम्पोर्टेंट है, जिन गैसों के अवशोषण गुणांक अधिक होते हैं वो कैसी होती हैं, अधिक विलय। तो इसके आपने लगा लिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अवशोषण गुणांक के आधार पर गैसों का विलेयता क्रम, इसको कर लो, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक कौन सी विलय गैस है, NH3, फिर HCl, फिर SO2, फिर H2S, फिर CO2, फिर C2H2, O2 N2। तो इन दो चीज़ों का विशेष रूप से याद कर लेना। जिन गैसों के अवशोषण गुणांक अधिक होते हैं वे गैसें अधिक विलय होती है, और एक अवशोषण गुणांक के आधार पर विलेयता का क्रम, NH3, HCl, SO2, H2S, CO2, C2H2, O2 N2। N2, O2, C2H2 आदि जल के अपेक्षा एल्कोहल में अधिक विलय है। तो अभी जो हमने पढ़ा है इसमें देखो आपको क्या याद करना है। कल एक बार तुम आते ही पूछूंगा, गैसों की विलेयता का क्रम पूछूंगा, तो क्या बताओगे, सबसे अधिक NH3, फिर HCl, फिर SO2, H2S, CO2, C2H2, O2 N2। एक ये पूछूंगा, ये हो जाएगा हमारा, जिन गैसों के अवशोषण गुणांक अधिक होते हैं वे गैसें अधिक विलय होती है। दूसरी ये महत्वपूर्ण चीज। तीसरी एक परिभाषा अवशोषण गुणांक के, निश्चित ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के मानक ताप व दाब पर आयतन को उस गैस का अवशोषण गुणांक कहते हैं। चलो, ये हो गया हमारा पहला प्रभावित करने वाला कारक, कौन सा, गैस की प्रकृति। देखो, अब हम दूसरा ले रहे हैं विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति ये हमने ठोसों की द्रव में विलेयता के समय भी पढ़ा था। यदि विलायक ध्रुवीय है तो इसमें ध्रुवीय ठोस अधिक विलय होंगे, और यदि विलायक अध्रुवीय है तो उसमें अध्रुवीय ठोस होंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ गैसों में क्या है, विलायक की प्रकृति, ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में तथा अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में अधिक विलय होती है। जैसे NH3 है, अमोनिया, HCl, ये दोनों ही ध्रुवीय गैस हैं। NH3 HCl गैस बेंजीन के अपेक्षा जल में अधिक विलय है। क्यों अधिक विलय है, ये दोनों ध्रुवीय गैस हैं, तो ये ध्रुवीय विलायक जल में अधिक विलय होंगी बजाय किसके, बेंजीन के। एक प्रश्न पूछ ले आपसे, क्या प्रश्न पूछ ले, HCl बेंजीन की अपेक्षा जल में अधिक विलय है, क्यों, क्या लिखोगे, क्योंकि HCl एक ध्रुवीय गैस है और जल भी एक ध्रुवीय गैस है, इसलिए वो जल में अधिक विलय होगी। बेंजीन अध्रुवीय विलायक है तो इसमें अध्रुवीय गैस अधिक विलय होती है। तो हम कह देंगे ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में तथा अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में अधिक विलय होती है। जैसे NH3 HCl गैस बेंजीन की अपेक्षा जल में अधिक विलय है। अब देखो ताप का प्रभाव, आगे चलते हैं, ताप का प्रभाव।
जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है तो ऊष्मा मुक्त होती है, अतः गैसों की द्रव में विलेयता ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। कल हमने पढ़ा था ये जब द्रव में गैस घोली जाती है तो क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और ये कौन सी विक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी। अच्छा, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया हो तो क्या होता है, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घटती है। ताप बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाती है। आप जानते हो यह है आपका ठंडा कोको कोला, पेप्सी, इनको ठंड में फ्रिज में रखते हैं, वो गैस अधिक घुली रहे, गर्म होने पर गैस निकल जाती है। तो एक बार पुनः सुन लो, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घटती है। अच्छा, पर इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है, एक तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम गैसें जिन्हें घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, इनमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण, और ये ऊष्माशोष्य विक्रिया हो गई। अतः ऐसी गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। देखो, ताप बढ़ाने पर सब गैसों की विलेयता घटती है, पर दो गैसें अपवाद हैं। कौन कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, इनका ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। अब तीसरा प्रभाव देखो, ये हमने विलाय का प्रभाव कर दिया था, ताप का प्रभाव कर दिया। चौथा देखो, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। यदि विलायक में अन्य पदार्थ या तो विद्युतपघट्य होगा या कार्बनिक यौगिक होगा तो उसकी विलेयता घट जाएगी। अन्य पदार्थ हो तो विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, विद्युतपघट्य या अन्य कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर विलेयता क्या होती है, घट जाती है। अब पांचवा प्रभाव लेते हैं, दाब का प्रभाव। ये खूब इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दाब का प्रभाव देखो, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव भी दाब का है, और एग्जाम में भी दाब का प्रभाव आता है। क्या है ये, एक निश्चित ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। यदि दाब बढ़ा देंगे तो गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर घटती थी। अपवाद जरूर है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ती है, बाकी सब की ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, बढ़ती है। अब यहाँ सुनो, मैंने आज आपसे अति पूछा था हेनरी का नियम क्या है। सुनो, सबसे पहली बात, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का जो प्रभाव है ना, उसका सबसे अधिक अध्ययन किसने किया था, हेनरी ने। तो एक बात तो पहली लाइन तो हम ये लिख लेंगे, गैसों की द्रव में विलेयता का सबसे पहले डिटेल से अध्ययन किसने किया था, हेनरी ने। किसने किया था, हेनरी ने। तो हेनरी देखो किससे संबंधित है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम है गैसों की द्रव में विलेयता और उस पर दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव अध्ययन कर रहा है, गैसों की द्रव में विलेयता का दाब का प्रभाव कर रहा है। तो पहला प्रश्न तो आपका ये होना था कि हेनरी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया, काफ़ी प्रयोग किए, और प्रयोग करने के बाद में हेनरी ने अपना जो नियम दिया वो क्या कहलाता है, हेनरी का नियम। अब ये 4 बार इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी वेरी, ये एग्जाम में तैयार मिलेगा, आपके बोर्ड में तैयार है हेनरी का नियम। सब चीज़ें मत करो चाहिए, है ना। हेनरी का नियम सुनो क्या है, मेरे को बताओ। स्थिर ताप पर, किस पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। हेनरी ये कह रहा है ताप तो हो स्थिर, तो गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती है। मतलब दाब बढ़ाओगे तो विलेयता भी बढ़ जाएगी, और दाब कम करोगे तो विलेयता भी कम हो जाएगी। समझ गए। समानुपाती का मतलब एक बढ़ाने पर दूसरा बढ़े, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, और दाब कम करने पर विलेयता कम होगी। तो हेनरी का नियम बताओ एक बार मेरे को। स्थिर ताप पर
किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मान लो आपका आधा नंबर का ही प्रश्न आ जाए, हेनरी का वैसे तो 3 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ जाए, केवल ये लिख दे हेनरी का नियम लिखो, या फिर ये दे दे हेनरी के नियम को समझाओ, या फिर दे दे हेनरी का नियम लिखो, हेनरी के नियम की सीमाएं बताओ और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बताओ, तो हम इसको डिटेल से करेंगे। पहला आधा नंबर का प्रश्न आए तो हेनरी का नियम पूछे तब ये हमारा हो जाएगा। हेनरी का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब देखो ये तो है एम है घुली हुई गैस की मात्रा, एम क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा। ये समानुपाती है, समानुपाती है किसके? पी के। पी क्या है? साम्य अवस्था में गैस का दाब। तो हेनरी का नियम क्या करा है? एम समानुपाती पी, समझ गए? मतलब घुली हुई गैस की मात्रा साम्य अवस्था के दाब के समानुपाती होती है, और जब इस समानुपात को बराबर करेंगे तो एक स्थिरांक आ गया के, और इस के को क्या बोलते हैं? समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। एक बार पुनः बता दो मेरे को हेनरी का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, एम समानुपाती पी, और एम बराबर के पी। एम क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा, पी क्या है? साम्य अवस्था में गैस का दाब, के क्या है? समानुपाती स्थिरांक। कल बता दोगे आते ही हेनरी का नियम, पक्की बात है? तो बताओ हेनरी ने किस पे अध्ययन किया? गैसों की द्रव्य में विलेयता पर दाब का प्रभाव। नियम बताओ हेनरी का। स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। गणितीय रूप में बताओ, एम समानुपाती पी, एम बराबर के पी। अब देखो हेनरी का नियम हमने किया था, अब हेनरी का जो नियम है इसमें गैस को मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तब हेनरी का नियम किस रूप में होगा? पुनः देखो, यदि विलेयता को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी के नियम के अनुसार, नियम तो पहले वाला ही है पर इसमें गैस को मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये परिभाषा आपको याद करनी है, क्या? किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या परिवर्तन हो गया इस बार? एक तो आ गया मोल अंश और एक आ गया आंशिक दाब। एक बार पुनः सुन लो, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब ये आंशिक दाब P है ना, P, ये समानुपाती होता है किसके? मोल अंश के। और मोल अंश को किससे दर्शा दिया? अक्ष से। अक्ष क्या हो गया? मोल अंश या मोल भिन्न, एक ही बात है। P क्या है? आंशिक दाब। मतलब इस बार बिल्कुल है आंशिक दाब समानुपाती होता है मोल अंश के, ठीक है। और जब इसको बराबर का निशान करेंगे तो एक स्थिरांक आ गया, स्थिरांक क्या गया? KH x। अच्छा, KH क्या है? ये हेनरी स्थिरांक है, ये हेनरी स्थिरांक है। तो हेनरी के नियम का दूसरी जो रूप है वो इस रूप में है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश अक्ष के समानुपाती होता है। P समानुपाती अक्ष गैस या P बराबर KH। अच्छा, अब हम ये देखो, ये हेनरी का नियम ये है। अब इसमें मैं ग्राफ खींच ले, किस किस के मध्य खींच ले? एक तो ये P आंशिक दाब और एक ये मोल भिन्न, ये मोल भिन्न, इनके मध्य खींचे। तो देखो, यदि गैस के आंशिक दाब P और मोल भिन्न अक्ष के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो ये एक सरलरेखा प्राप्त होती है। इधर तो ले लिया मोल अंश, इधर ले लिया आंशिक दाब, इनके मध्य ग्राफ खींचे तो ग्राफ क्या आई? सीधी रेखा आई। ग्राफ क्या आई? सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल KH को व्यक्त करता है। ये जो KH है ना, ये इसका ढाल हो गया,
ये ग्राफ का क्या हो गया, ढाल, जिसका ढाल KH को व्यक्त करता है। अब इसी समीकरण से देखो हेनरी के नियम से, अक्ष गैस बराबर ऊपर तो P है, नीचे क्या आ जाएगा KH। अब सुनो, ये मोल भिन्न है, मोल भिन्न किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, KH। हाँ, KH क्या है, हेनरी का स्थिरांक। मतलब ये जो, एक बात तो ये है, ये जो मोल भिन्न है, मतलब जितनी गैस द्रव में घुलेगी वो दाब के तो समानुपाती होगी, दाब के तो क्या होगी, समानुपाती। इस बात को तो हम पहले कर चुके थे, दाब या हम ये लिख चुके हैं, दाब बढ़ेगा तो उसकी विलेयता बढ़ेगी। पर इसको हेनरी स्थिरांक के रूप में लिखें तो ये मोल भिन्न व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, हेनरी स्थिरांक। KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। देखो इस आधार पर समान दाब पर गैसों की विलेयता हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये व्युत्क्रमानुपाती होगी किस पर, समान दाब पर। मान लो ये दाब तो हो जाए समान, ये दाब तो हो जाए समान, तो ये बनता है, ये अक्ष गैस दाब को समान कर दिया तो ये ऊपर P हो गया और नीचे KH। समान दाब पर गैसों की विलेयता हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये नीचे ना, तो नीचे तो क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक अधिक है, मान लो ये मान अधिक होगा तो उनकी विलेयता कम होगी, इसमें भाग देंगे तो छोटा आएगा, तो उनकी विलेयता कम होगी। और जिनके हेनरी स्थिरांक कम है, ये मान कम हुआ तो विलेयता का मान अधिक हो जाएगा, कम है तो उनकी विलेयता अधिक होगी, उनकी विलेयता अधिक होगी। 3 रूप में कर लिया हमने। पहला तो किया था हमने ये M समानुपाती P, मतलब जो घुली हुई गैस की मात्रा है वो दाब की समानुपाती होती है, दाब बढ़ेगा तो उसकी विलेयता भी बढ़ेगी। फिर दूसरा हमने कर लिया P समानुपाती X, इसमें आंशिक दाब और मोल भिन्न में ले लिया। और फिर एक ये कर लिया हेनरी स्थिरांक के रूप में, ये ग्राफ खींच लेंगे जिसका ढाल क्या होगा, KH। तो अभी हमने हेनरी का नियम कर लिया, कितने भी रूप में पूछ ले, दोनों रूपों में लिख दोगे हेनरी का नियम। कल के क्लास में एक तो आप अच्छी तरह से तैयार करके आओ हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, सीमाएं और अनुप्रयोग।